स्टूडेंट्स, गायनेकोलॉजी के हमारी चौथी क्लास है ये। कल हमने ईस्टर साइकिल शुरू कर दी थी, जिसमें मोनोइस्टस एनिमल, पॉलीस्टस एनिमल, सीजनल जो ब्रीडर होते उनकी हमने बात की। कौन कौन से पशु होते हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, उसमें कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, जैसे मिलेटोनिन। इसकी चर्चा हमने कल की क्लास में की। आज हम बात करेंगे ईस्टर साइकिल के बारे में। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, ईस्टर साइकिल कितने दिन की होती है, कितनी फेज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ईस्टर साइकिल के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ईस्टर साइकिल, इसको क्या बोलते हैं? मध्य चक्र, मध्य चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, ये जानवरों में चलती है। गाय और भैंस की बात करते तो 21 दिन की साइकिल होती है। जैसे आज पशु हीट में आया, तो यदि गैप भी नहीं होता तो 21 दिन में फिर से हीट में आएगा, फिर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो फिर आएगा। तो एक क्रम चलता है 21 दिन का। तो जब हीट में आता पशु, उसको हम 0 डे मानते, और जब नेक्स्ट हीट में आता है उस दिन तक की अवधि 21 दिन की होती है। तो ये गाय और भैंस में इसकी अवधि कितने दिन की होती है? गाय व भैंस। बाकी पशुओं में अलग अलग होती है, हम गाय की पढ़ेंगे फिर बाकी पशु की पढ़ेंगे। 21 दिन की होती है। ईस्टर साइकिल कितने दिन की होती है गाय भैंस में? 21 दिन की। एक तो ये ध्यान रखना है। एक ये मध्य चक्र होता है, इसकी दो चरण होते हैं। ठीक है, एक तो होता है फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर अवस्था। इसका मतलब होता है फोलिकल का विकास होता है। प्राइमरी जो फोलिकल होती है वो ग्रेन्युलोसाइट यानी जो ग्रेन्युलोसा सेल होती है उसमें बदलती है, सेकेंडरी फोलिकल में बदलती है, टर्सरी फोलिकल में, मैच्योर ग्राफिन फोलिकल में, इसमें यह बदलती है। इसको हम फोलिकुलर फेज कहते हैं। ठीक है, इसकी दो फेज होती है, एक तो प्रोइस्ट्रस, इसकी दो अवस्थाएं प्रोइस्ट्रस और एक है स्ट्रस। स्ट्रस, इसमें क्या होता है? पशु हीट में आता है, हीट के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक, हीट के लक्षण कब दिखाई देंगे? जब पशु स्ट्रेस में आता है। इसके पीछे एक हार्मोन जिम्मेदार होता है हीट के लक्षण के लिए। कौन सा हार्मोन है? ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। यह हार्मोन हीट में लाने के लिए पशु को जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये फोलिकुलर फेज है। प्रोस्टेस में क्या होता है? फोलिकल का विकास होता है। इस पूरी अवस्था में फोलिकल का विकास होता है। और कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रभावी होता है फोलिकल के विकास के लिए? एफएसएच हार्मोन। हार्मोन फोलिकल का विकास करवाता है, फोलिकल का विकास यानी डेवलपमेंट करवाता है, विकास करता है। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है? पीयूष ग्रंथि से, अग्र पीयूष ग्रंथि से। और ये क्या करता है? फोलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। दूसरी अवस्था होती है स्ट्रेस की, दूसरी फेज होती है, ये फोलिकुलर फेज है। एक है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में भी दो अवस्थाएं हैं। ल्यूटियल फेज कब आएगी? एस्ट्रोजन के बाद में क्या होता है? यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, ज्यादातर जानवर में ओव्यूलेशन हीट पीरियड के दौरान होता है, गाय और भैंस में मेट स्टेज में होता है। ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है? ल्यूटियल फेज है। यहाँ पर क्या बनती है? सीएल, सीएल का निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। और ये कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है। इसकी दो अवस्थाएं कौन कौन सी है? एक तो मेट स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस, और चौथी अवस्था है डाई स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस। मेट स्ट्रेस में ओव्यूलेशन किस किस पशुओं में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा गाय और भैंस में, गाय व भैंस में ओव्यूलेशन होता है। गाय व भैंस में ओव्यूलेशन का क्वेश्चन आए तो मेट स्ट्रेस में होगा, लेकिन बाकी पशुओं में ओव्यूलेशन स्ट्रेस मतलब हीट पीरियड में होता है, लेकिन मेट स्ट्रेस में किस में होगा? गाय और भैंस में।
यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेट स्ट्रेस से, ठीक है। और 4 अवस्थाएं कौन सी है? फोलिकुलर फेज, जिसमें फोलिकल का विकास होता है, फोलिकल का विकास एफएसएच हार्मोन करवाता है। प्रो स्ट्रेस और स्ट्रेस पीरियड में फोलिकल का डेवलपमेंट होता है। फिर आगे ल्यूटियल फेज आती है, सीएल का निर्माण होता है। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफिन फोलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में बदलती है, और कार्पस ल्यूटियम यहाँ से फंक्शनल होती है। और मेट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस में प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ पर मेच्योर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। मेट स्ट्रेस में ओव्यूलेशन गाय और भैंस में होता है। अब हम देखते हैं कि क्रम क्या है। क्रम किसका क्रम है? स्ट्रेस साइकिल का क्रम देखते हैं। सबसे पहले पशु किसमें आएगा? हीट में, तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस या हीट हो गया, ये अवस्था पहले आ गई। इसके बाद में कौन सी आती है? मेट स्ट्रेस। कौन सी आएगी? मेट स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस के बाद में मेट स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस के बाद में क्या होता है? डाई स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस, और सब फिर क्या आता है? प्रो स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम जब स्ट्रेस पशु हीट में आता है उस दिन को हम क्या मानते हैं? जीरो डे। क्या मानते हैं? जीरो डे, यानी 0 दिन हो गया। 21 दिन की साइकिल है, और यहाँ जाते जाते प्रो स्ट्रेस जब खत्म होती है तब तक ये साइकिल 21 दिन की हो जाती है, ठीक है। और फिर प्रो स्ट्रेस के बाद में पशु वापस स्ट्रेस में जाएगा, ये साइकिल चलती है। तो ये अगली प्रो स्ट्रेस आएगी तब तक 21 दिन पूरे हो चुके होंगे। अब ध्यान क्या रखना है? स्ट्रेस है, इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। मेट स्ट्रेस में ओव्यूलेशन किसमें होगा? गाय और भैंस में, गाय व भैंस में क्या होगा? ओव्यूलेशन। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है यहाँ से, तो इसको यही याद कर लो, ओव्यूलेशन होता है। डाई स्ट्रेस है, ये सबसे लंबी फेज होती है। तो हीट पीरियड कितने दिन का होता है? 12 से लेके 24 घंटे का होता है, ठीक है। सबसे छोटा हो गया 12 से 24 घंटा। मेट स्ट्रेस कितने दिन का रहेगा? 3 दिन का, ठीक है। मेट स्ट्रेस कितने दिन का रहता है? ये 3 दिन, 3 डे। डाई स्ट्रेस 15 दिन का रहता है, डाई स्ट्रेस लगभग 15 दिन के करीब रहता है, ठीक है। और प्रो स्ट्रेस भी 3 दिन का रहता है, 3 से 4 दिन कर लो, 3 से 4 डे, ये रहता है प्रो स्ट्रेस। तो सबसे लंबा डाई स्ट्रेस है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटेम बन चुकी होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीएल बन चुकी होती है। सीएल क्या रिलीज करेगी? सीएल प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है, हार्मोन बनाती है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव रहेगा, ठीक है। नोट करो। यानी पशु में जो स्ट्रेस साइकिल है वो कैसे चलती है? ये स्ट्रेस में आया पशु, ये पशु स्ट्रेस में आया, इसके बाद में कौन सी अवस्था आती है? मेट स्ट्रेस। कौन सी आती है? मेट स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस फेज आई। फिर इसके बाद में डाई स्ट्रेस, कौन सा पीरियड आता है? डाई स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस आया। डाई स्ट्रेस के बाद में कौन सा आता है? प्रो स्ट्रेस, और फिर स्ट्रेस। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उससे अंडे का निर्माण होता है और अंडा रिलीज हो जाता है। गाय भैंस में मेट स्ट्रेस में होता है। इसके बाद में सीएल बनती है, सीएल यहाँ पे आके पूरी तरह से बन चुकी होती है सीएल, और क्या निकालती है? प्रोजेस्टेरोन। फिर डाई स्ट्रेस में यदि प्रेग्नेंट हो जाता है पशु, प्रेगनेंसी होती है, तो सीएल 9 महीने तक बनी रहती है, कार्पस ल्यूटियम पूरी गर्भावस्था में बनी रहेगी। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो अगली साइकिल के लिए पशु तैयारी करता है। तो अगली साइकिल कब आएगी? जब ये सीएल हटेगी, सीएल हटेगी। जैसे ही सीएल हटती है, जब पशु ज्ञापित नहीं होता है, तो पशु किस में चला जाएगा? प्रो स्ट्रेस में, यानी फोलिकल का विकास वापस होता है। और फोलिकल का विकास होते होते फोलिकल ओवा का निर्माण करती है, यानी अंडे का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की। क्या स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने दिन की होती है? 12 से लेके 24 घंटे की होती है, यानी लगभग 1 दिन की होती है। यदि गर्मी का मौसम है तो स्ट्रेस जो पशु हीट में आता है वो 12 घंटे का ही रहता है। सर्दी का मौसम है तो ये अवस्था 24 घंटे तक रहती है। इसमें कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन
हार्मोन उत्तरदायी होता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से आता है? ग्राफियन फॉलिकल से। जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल की जो ग्रेन्युलोसा सेल होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। ये जो ओव्यूलेशन के बाद मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है वो सीएल कार्पस ल्यूटेम में बदल जाती है और वहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जब ज्यादा होगा तो पशु में हीट के लक्षण आते हैं। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कराता है? ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, अंडाणु बाहर निकलता है और इस समय पशु मेटिंग होती है और प्रेगनेंसी में बदलता है। तो ओव्यूलेशन हम गाय भैंस में मेट स्टेज में पढ़ेंगे। ये हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ओव्यूलेशन हम मेट स्टेज में लिखेंगे। जब गाय भैंस का क्वेश्चन आएगा तब आपको मेट स्टेज ध्यान में रखना है। एस्ट्रोजन हार्मोन में पशु क्या आता है? हीट में आता है, यानी हीट के लक्षण दिखाई देंगे। हीट के लक्षण दिखते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अगला जो फेज होती है स्टस के बाद में, मेट स्टस। जो मेट स्टस पीरियड होता है ये लगभग रहता है 3 दिन का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाय और भैंस में, गाय व भैंस में, भैंस में ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता है। किसमें होगा? मेट स्टस में। गाय और भैंस में ओव्यूलेशन मेट स्टस में होता है, ठीक है। और इस मेट स्टस में एक गाय में क्या होती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यानी जब पशु हीट में आता है उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन खून दिखाई देता है वेजाइना से, उसको हम मेट स्टस ब्लीडिंग कहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन है वो स्ट्रेस पीरियड, हीट पीरियड के दौरान उसका लेवल काफी ज्यादा होता है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है ग्रेन्युलोसा सेल किस में बदलेगी? कार्पस ल्यूटेम में, और प्रोजेस्टेरोन बनाना चालू करेगी। तो अचानक एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ जिससे पशु में क्या होता है? मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग, मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग। और चाय कौन है? ये मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग देखने को कब मिलती है? जब एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल, हार्मोन का स्तर अचानक कम होने से, अचानक कम होने से, कम होने से कुछ गायों में, कुछ जो गायें होती है, कुछ गायों या केटल में, गायों में मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल अचानक कम होता है जिससे जो कैपिलरी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो रप्चर हो जाती है और वहां से हल्की मात्रा में ब्लीडिंग होती है। वो एक दिन के आसपास थोड़ा सा 50 से 100 ml जो ब्लड आता है वो निकलता है। इसको हम मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग का होना प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, पशु का जो आगे ज्ञाबिन होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड नहीं करता है। यदि पशु ज्ञाबिन नहीं होगा तो भी हो सकती है, ज्ञाबिन हो चुका है तो भी ये मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग होती है। तो ये डिसाइड नहीं करती। मेन बात तो ये ध्यान रखनी है। जब आप फील्ड में जाओगे तो पशुपालक कहेगा ब्लीडिंग हुई है, ये प्रेग्नेंट नहीं होगी या होगी, तो ये डिसाइड नहीं करती है मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग की आगे प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मेट स्ट्रेस हो गई। तीसरी फेज है डाई स्ट्रेस। स्टूडेंट स्ट्रेस की हम तीसरी फेज पढ़ रहे हैं। तीसरी कौन सी है? डाई स्ट्रेस। मेट स्ट्रेस के बाद में कौन सी फेज आती है? डाई स्ट्रेस, ठीक है। डाई स्ट्रेस फेज आती है, ये सबसे लंबी होती है। कितने दिन की होती है? 15 दिन की। इसमें लिख लो, यह सबसे लंबी अवस्था है, यह सबसे लंबी अवस्था होती है, लंबी अवस्था है, अवस्था होती है, ठीक है। सबसे लंबी तो हो गई ये अपने डाई स्ट्रेस। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्ट्रेस है, 12 से 24 घंटे की होती, ये 15 दिन की होगी। अब इसके अंदर क्या होगा?
मेट स्टेस आ चुकी है, पशु हीट के निकला, फिर मेट स्टेस आई, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होती है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, यानी सीएल का निर्माण होता है, यानी सीएल बन चुकी है, निर्माण होता है। अब ये सीएल क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है। तो प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, किसमें होगा, डाइस्टस में। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण हुआ, सबसे लंबी अवस्था है ये डाइस्टस है। ये हीट पीरियड निकलने के बाद आती है ना, मेटस्टस फिर डाइस्टस आती है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, सीएल का जो भविष्य है वो क्या रहेगा। यदि पशु ज्ञाबिन होता है तो पूरी गर्भावस्था में सीएल का होना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था होती है। क्योंकि जो गर्भावस्था होती है, प्रेगनेंसी होती है, उसको मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आएगा, सीएल से। तो सीएल कार्पस ल्यूटियम का पूरी प्रेगनेंसी में होना अनिवार्य होता है। तो ये पूरी प्रेगनेंसी में रहेगी जब गर्भ धारण पशु करता है तो। और यदि गर्भ धारण नहीं करेगा तो सीएल का हटना बहुत जरूरी है। जब सीएल हट जाएगी तब पशु दोबारा हीट में आएगा, यानी ईस्टर साइकिल वापस चलने लगेगी। तो सीएल का हटना या नहीं हटना किस पे डिपेंड करता है, कि निषेचन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब निषेचन होता है, यदि निषेचन होता है, यदि निषेचन निषेचन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है, यदि निषेचन होता है तो क्या हो जाएगा, सीएल जो कार्पस लूटियम है, सीएल पूरी प्रेगनेंसी में, पूरी गर्भावस्था में गर्भावस्था में बनी रहती है, बनी रहती है, या कह दो सक्रिय रहती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, पूरी गर्भावस्था में बनी रहती है। तो ऐसी सीएल है, इस सीएल को क्या बोलते हैं, जो गर्भावस्था तक बनी रहती है, तो इसको बोलते हैं कार्पस कार्पस ल्यूटियम ल्यूटियम वेरम। क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम वेरम, इंग्लिश में लिख लो, कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम वेरम। ठीक है, जो पूरी गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम बनती है उसको हम कार्पस ल्यूटियम वेरम कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। अब यदि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं होता है, यानी मेटिंग नहीं हुई, किसी कारण से निषेचन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं होता है, तो सीएल का क्या हो जाएगी, हट जाएगी। डाइस्टस में क्या हो जाएगी, हट जाएगी। उसके बाद में प्रोस्टस आता है, तो सीएल रिग्रेशन होता है। सीएल का क्या हो जाएगा, रिग्रेशन। कब होता है ये लगभग होता है ईस्टर साइकिल के 70वें 18वें दिन, 70वें या 18वें दिन होता है सीएल का रिग्रेशन। सीएल हट चुकी है, उसके बाद में पशु किसमें आता है, प्रोस्टस में। तो सीएल का रिग्रेशन होता है। ऐसे सीएल को हम क्या कहते हैं, कार्पस कॉर्पस ल्यूटियम स्पोरियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम स्पोरियम। ठीक है, यानी लिख लो कार्पस ल्यूटियम स्पोरियम। अब एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाएगा, वो कह देगा जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और ऐसी सीएल बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, केवल कार्पस ल्यूटियम वेरम, कार्पस ल्यूटियम स्पोरियम। तो आंसर क्या जाएगा, कार्पस ल्यूटियम स्पोरियम। ठीक है, अब स्टूडेंट हम स्ट्रेस साइकिल की चौथी फेज की बात करते हैं। चौथी फेज कौन सी होती है, प्रोस्ट्रस। क्योंकि पहली कौन सी है, स्ट्रेस, तो अंतिम कौन सी होगी, प्रोस्ट्रस। ये कितने दिन की होगी प्रोस्ट्रस, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन की होती है। इस अवस्था में क्या होता है, सीएल हट चुकी होती है, सीएल का रिग्रेशन शुरू होता है डाइस्ट्रस में, और जो प्रोस्ट्रस आती है उसमें सीएल कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह से हट जाती है, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत कम हो जाएगा,
इसके बाद में कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब एफएसएच हार्मोन बढ़ेगा तो फॉलिकल का विकास होता है। फॉलिकल मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल तक पहुंचती है कब? हीट में। जैसे ही मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में पहुंचती है और एस्ट्रोजन का हार्मोन बनने लगता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और पशु हीट में आता है। तो प्रोस्टेज की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाता है? सीएल का रिग्रेशन, रिग्रेशन हो गया यानी सीएल हट जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो जाएगा, कम हो जाता है। फिर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हुआ और क्या हो जाता है? फॉलिकल का विकास, फॉलिकल का विकास शुरू होता है। किसमें होगा? प्रोस्टेज में। ठीक है, शुरू होता है किसके प्रभाव में? एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव में। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस साइकिल को दिमाग में लाना। डाइस्टस में जो सीएल है कार्पस ल्यूटेम वो हटने लगेगी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सीएल हट जाएगी डाइस्टस में और फिर क्या चालू हो जाएगी? प्रोस्टेज, सीएल का रिग्रेशन। सीएल नहीं रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो फॉलिकल का विकास शुरू होगा वापिस, क्योंकि नया अंडा बनाना है। और फिर एफएसएच हार्मोन यहाँ पे कार्य करता है। एफएसएच के प्रभाव में क्या बनता है? अंडा बनता है, फॉलिकल का विकास होता है और प्रोस्टेज में क्या हो जाएगा? फॉलिकल बनने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद में प्रोस्टेज के बाद में वापस क्या आ जाएगी? ईस्ट्रस। ईस्ट्रस आते ही ये साइकिल वापस चल जाएगी, पशु हीट में आ जाएगा और ये अपने फॉलिकल्स है ये अपने आप में चलते रहते हैं। ये पूरा मध्य चक्र होता है पशुओं का। 4 अवस्थाएं, बहुत आसान है। हीट में आता पशु ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस, फिर आता डाई ईस्ट्रस और प्रो ईस्ट्रस। अब आप सोचो कि डाई ईस्ट्रस में सीएल कब बनेगी, कब सीएल हटेगी, कब ज्ञाबिन होगा पशु, तो क्या होगा? ये सब कंडीशन हमने बात कर ली। जब पशु ज्ञाबिन हो जाएगा तो सीएल की जरूरत रहेगी, तो वो उस सीएल को हम क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम वेरम। और यदि पशु ज्ञाबिन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो सीएल हट जाएगी, पशु दोबारा हीट में आएगा। ऐसी सीएल को हम क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम। ठीक है, वेरम और स्पोरियम, दो इंपॉर्टेंट चीजें तो ये है। और इसके बाद में सबसे लंबी डाइस्टस, सबसे छोटी ईस्टस। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा किस में रहेगा? डाइस्टस में। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा कब रहता है? ईस्टस में, जब पशु हीट में आता है तब। ठीक है।